और सर ऐसा भी बहुत केस है जिसमें कि हुआ, लेकिन उस समय पात्र जो है, जो कैंडिडेट है, वो उसकी उम्र नहीं हुई थी। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, जिस तरह से एक बहुत बड़ा फैसला देश भर के कर्मचारियों को जिसका इंतजार था, अनुकंपा ग्राउंड पर जिनकी नियुक्ति हुई थी, वो भी एनपीएस लागू होने से पहले, मतलब तो उनके लिए बड़ी सालों से जो है डिमांड की जा रही थी कि उनको ओपीएस दे दिया जाए। तो जिस तरह से इस पर हमने आपको शिव गोपाल जी, जो कि एनसी जेसीएम के सेक्रेटरी हैं और एआरएफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जिस तरह से बात रखी और इस चीज़ को, मतलब मामले को एकदम परसू करते रहे। और पिछली बार जबकि एनसी जेसीएम की बैठक थी, वहाँ पर ऑलरेडी जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, देश के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, सबसे बड़े अफसर हैं, उन्होंने सहमति तो दे दी थी, लेकिन इंतजार था कि कब वो फॉर्मली जो है औपचारिक रूप से एक लेटर के रूप में आदेश जारी हो जाए। तो वो भी आ गया था, उसके बारे में विस्तार से हमने आपको बताया ही था। फिर से गोपाल जी का इंटरव्यू भी आपके लिए हमने दिखाया था कि आखिर क्या है इस फैसले का महत्व, कैसे क्या। लेकिन फिर भी जो अभी देख रहा हूँ, बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, सवाल आते हैं कि आखिर इस फैसले में मतलब क्या वो अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते, या इसमें कुछ और कंडीशंस है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये वीडियो मैंने बनाया है, ये ताकि आपकी जो सारी जो उलझनें हैं, जो इसको लेकर, इस फैसले को लेकर जो आपके दिमाग में सवाल हैं, वो सारे सवाल जो है सॉल्व हो जाए। क्योंकि हमने ये पिछले वीडियो में भी मतलब ये सारे सवाल पूछे थे, लेकिन चूंकि इस तरह के सवाल ज़्यादा होते थे कि मैं इसमें आता हूँ कि नहीं, मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो कौन अप्लाई कर सकते हैं, किनको इस फैसले का लाभ होगा, वो मैं एक पिन पॉइंटेड सा जो जवाब जो शिव गोपाल जी ने दिया था, चूँकि इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की। देखिए, मतलब शुरू से लगे रहे कि ये जो है होना है तो होना है। तो आप लोगों का भी सवाल आता था कि इस पर पता करिएगा क्या है, तो आज पता करके वो एक हकीकत बन चुका है। तो इसलिए जो अभी आप लोगों को समस्या है, उसके लिए आप मैं आगे सुना दूंगा जैसे ये था। लेकिन देखिए, जो पहले दिन भी बताया था और फिर बताते रहो, इसमें ये साफ है, इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि 2004 के जनवरी से, यानी 1/1/2004 से, कि अभी तो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए, तो उस दिन से एनपीएस लागू हुआ था देश में। तो उससे पहले अगर आपका आवेदन है, यानी 31/12/2003 है ना, यानी 31 दिसंबर 2003, यानी कि 2003 के का आखिरी महीना का आखिरी दिन है ना, उस दिन तक अगर आपने आवेदन कर दिया है ना, अब चाहे 2001 में किए हों या 2000 या 90 या 95 में किए हो, जब भी किए हों, किसी कारणवश आपका नौकरी उस समय तत्काल नहीं हुआ और प्रक्रियात्मक वजह से या फिर किसी अन्य कारण से आपकी नौकरी जो है वो 2004 में या 2004 के बाद हुई है ना, और इसके कारण चूंकि 2004 में एनपीएस लागू हो गया था, इसके कारण जो है आपको एनपीएस लेना पड़ा था। तो इसलिए तो ऐसे लोगों को मांग हो रही थी कि इनको ओपीएस दे दिया जाए। तो अब ये क्लियर हो गया है कि 1/1/2004 यानी कि इस तारीख से एनपीएस लागू हुआ इसमें, तो वो नहीं, उससे एक दिन पहले यानी 31/12/2003, यानी 2003 का 31 दिसंबर, इस दिन तक अगर आपने अप्लाई कर दिया है, ऐसी स्थिति में तो आप ओपीएस के अंतर्गत आ जाएंगे। अब इसमें सवाल था कि कोई उसमें जो है, अगर मान लीजिए जिसमें कर्मचारी की डेथ होती है, तो उस समय जो भी उनके उत्तराधिकारी, जो वो अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन उनकी एज पूरी नहीं हुई है ना, तो इस पर भी सवाल पूछा था। तो वो भी है इसमें भी, आप वो सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये कौन अप्लाई कर सकता है, किसको फ़ायदा होगा, उस समय एज था तो नहीं था तो क्या होगा, है ना। तो ये सारे सवाल, तो चलिए हम सीधे वही वीडियो आपको हम दिखा देते हैं जिसमें वो सारे सवाल हैं और वो कट टू कट जो है उसका जवाब आपको मिलता जाएगा। एक चीज़ जो मैं समझा देना चाहता हूँ कि देखिए, उस समय अगर आपकी एज नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन आपका आवेदन अगर चला गया है और आप सारी अर्हताओं को पूरी करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि ये शिव गोपाल जी ने बताया था। तो ये आप सुन लीजिए, आप खुद सुनिए उसको और आप देखिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपके मन में कोई सवाल होगा। हालांकि अब कोशिश है कि इसमें ही कुछ और किया जाए, जो उस दिन बात कर रहे थे किस्तों वाली, तो इसमें ही कुछ और लोगों को जो दायरा बढ़ाकर जो फ़ायदा दिलाया जाए,
तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो चलिए हम वो बातचीत सुनते हैं, आप सुन लीजिए। जैसे अगर हम इसको समाप्त करें तो ये जो अनुकंपा वाला था, यानी कि वही एनपीएस लागू होने से पहले वाले, अब ये सिर्फ में तो सबके लिए होगा ना? सबके लिए होगा, ये सारे केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए है कि जो भी जिनके भी मतलब वायर्स वो डेथ जो है, जहाँ पर डेथ जो है वो 31/12/2003 से पहले हो गई है। हाँ। और उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस दे दी हैं, उसके पहले, उससे पहले ही। तो वो सारे के सारे लोग अगर 2004 में भी उनको अपॉइंटमेंट मिला है या 5 में भी मिला है, तो वो लोग जो है वो इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और सर ऐसा भी बहुत केस है जिसमें कि हुआ, लेकिन उस समय पात्र जो है, जो कैंडिडेट है, वो उसकी उम्र नहीं हुई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये नियम है कि अगर किसी की भी डेथ हो जाए तो वो 6 महीने के अंदर अप्लाई कर सकता है। अच्छा, अगर उम्र नहीं है, मतलब ये पढ़ रहा है, मतलब आवेदन चला जाना चाहिए। इसमें लेटर में साफ कर दिया गया है कि अगर आवेदन आ गया है तो उसको एलिजिबल मान लिया जाएगा, उसको नौकरी चाहे जब मिले। और ये तो पहला किस्त हुआ सर, आप जो कह रहे हैं। दूसरे किस्त के बारे में आप जो कह रहे थे कि इनका आप कह रहे हैं कि जो टाइम दिया गया है उसको और बढ़ाने की आप कह रहे हैं। हाँ, मतलब जो टाइम दिया गया उस समय वो टाइम सफिशिएंट नहीं था। अभी जब हम लोगों ने नेशनल काउंसिल जेसीएम में उठाया तो उन्होंने संज्ञान में लिया है और वो सबसे पूछ रहे हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो छूट गए। तो अगर उनकी सही संख्या उनके पास पहुंच जाएगी और वो देखेंगे कि वास्तव में इतने लोग इसमें इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसको कंसीडर करेंगे। और तीसरी किस्त आप लेके आने वाले हैं, जो आप कह रहे हैं, वो एजेंडा आपका तैयार है? वो तो तैयार है, वो ये इसलिए कि 25 साल का 20 साल कराना ही है, और जो 1/10 दिया है उसको आधा कम से कम कराना है, तो उस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और तो साथियों, थी हमारी खास बातचीत शिव गोपाल सर से, जिन्होंने आपको बताया कि 2 किस्त हो चुकी है, तीसरी किस्त आने वाली है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या आता है। तो जब भी जो आएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। बट लेकिन हाँ, आज हमें भी खुशी है कि ये जिसको लेकर आप इतना परेशान होते थे, आप कहते थे कि सर से मुलाकात हो तो पूछिएगा कि अनुकंपा वाला क्या हुआ, तो आज वो लेटर आपके सामने है। वो जेसीएम में जिसको सहमति मिली थी, वो चिट्ठी आज आपके सामने, और वो रास्ता साफ है। और शिव गोपाल सर ने बिल्कुल बता दिया कि उसमें क्या क्या प्रावधान है, कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है और कौन कौन इसका फायदा ले सकता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, सुन लिया आपने, तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होगा, कोई संशय बचा होगा। अब बिल्कुल सब कुछ साफ है कि ये जो कंपैशनेट ग्राउंड पर जो नियुक्ति हुई है, उसके फैसले से कौन कौन लोग, किनको फ़ायदा मिलेगा और कौन जो है इसके पात्र हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो वीडियो लाइक लगा तो ये तमाम लोगों तक शेयर करिए, ताकि जो लोग अभी भी इसी तरह उधेड़ बूंद में, असमंजस में हैं, उनको क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या है, कैसे करें, तो वो ये वीडियो सुनकर जो है अपने को क्लियर हो जाए। तो चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।